तसव्वुर करें, 12 बरस की उम्र का एक बच्चा एक देव कामत जंगली और बदमस्त घोड़े को काबू में कर लेता है और फिर यही घोड़ा तकरीबन सारी जिंदगी इस बच्चे का साथी रहता है। ये बच्चा बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर आजम कहलाया और अहद कदीम की मशहूर तरीन शख्सियात में शामिल हुआ। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आज हम आपको इसी बच्चे की यानी सिकंदर आजम की कहानी सुना रहे हैं। सिकंदर आजम की पैदाइश 356 कब्ल मसीह में मखदूनिया या मैसेडोनिया में हुई, जो कि शुमाली यूनान से जजीरा नुमा बाल्कान तक फैला हुआ इलाका था। उनके वालिद मखदूनिया के बादशाह फिलिप दोएम को उनके अपने ही एक मुहाफिज ने कत्ल कर दिया, जिसके बाद बादशाहत के लिए होने वाली कश्मकश में 20 साला सिकंदर ने अपने तमाम हरीफों का सफाया कर दिया और बादशाह बन गए। इसके बाद सिकंदर आजम 12 बरस तक इख्तिदार में रहे। उन्होंने अपनी फौजों के साथ 12,000 मील का फातिहाना सफर किया। उस वक्त की सल्तनत फारस के बादशाह दारियुश या डारियस सोयम को शिकस्त दी और वस्ती एशिया तक यूनानी कल्चर को फैला दिया। अपने उरूज के ज़माने में सिकंदर आजम की सल्तनत मगरिब में यूनान से लेकर मशरिक में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैली हुई थी। सिकंदर आजम का शुमार तारीख के इंतहाई मुतासिर कुन और माहिर रहनुमाओं और फौजी कमांडरों में किया जाता है। सिकंदर आजम से पहले मखदूनिया एक मजबूत मुस्तहकम सल्तनत कम और एक जुग्राफियाई वहदत का नाम ज्यादा था। ताहम सिकंदर आजम के वालिद फिलिप दोएम ने इस इलाके को एक मरबूत रियासत की शक्ल दी। सिकंदर आजम की वालदा ओलंपियस उनके वालिद फिलिप दोएम की तीसरी या गालिबन चौथी बीवी थी। वैसे तो उनका ताल्लुक मखदूनिया से नहीं था, लेकिन वो इसलिए अहम थीं क्योंकि उन्होंने सिकंदर आजम की सूरत में सल्तनत को एक जानशीन से नवाजा था। सिकंदर आजम को ज़माने के लिहाज से बेहतरीन तालीम दी गई। जब वो 13 बरस के थे तो उनके असातिज़ा में आप जानते हैं कौन था? अरस्तू जैसा अजीम फलसफी। सिकंदर आजम ने अरस्तू से जो तालीम हासिल की उसकी बुनियादें यूनानी कल्चर में थी, इसीलिए उन्हें फलसफे की तालीम दी गई और तमाम पढ़े लिखे यूनानियों की तरह उन्हें भी इलियाड और ओडिसी जैसी शाहकार नज़मों के खालिक यूनान के कदीम शायर होमर पर उबूर हासिल था। होमर की नज़म इलियाड सिकंदर आजम के लिए बहुत अहम थी। वो जंगों के दौरान इस नज़म के हिस्सों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते थे। इलियाड एक तवील नज़्म है जिसमें ट्रॉय शहर और यूनानियों के दरमियान जंग के आखिरी साल की कहानी बयान की गई है। सिकंदर आजम और इस कहानी के हीरो एक्किलीस के दरमियान एक मजबूत ज़हनी ताल्लुक कायम हो गया था। इसके अलावा यूनानी देवमालाई किरदार हर्क्यूलिस से भी वो बहुत मुतासिर थे और जंग के दौरान ये किरदार उनके जहन में होते थे। अरस्तू की शागिर्दी के सिकंदर आजम की शख्सियत पर ताहयात असरात रहे। एक बार सिकंदर आजम यूनान के शहर कोरिंथ में मशहूर फलसफी डायोजनीस से मिलने और उन्हें खिराज तहसीन पेश करने गए। जब सिकंदर आजम वहां पहुंचे तो डायोजनीस बैठा हुआ था। सिकंदर आजम ने उनसे कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तो जवाब में डायोजनीस ने कहा, सामने से हट जाओ क्योंकि तुम्हारी वजह से सूरज की रोशनी मुझ तक नहीं आ रही। सिकंदर आजम का इस जवाब को बर्दाश्त करना अरस्तू की तालीम और तरबियत का ही नतीजा था। सिकंदर आजम के वालिद फिलिप दोएम की कई बीवियां थीं, जिनमें से एक क्लियोपेट्रा नामी खातून भी थीं, जिन्होंने सिकंदर आजम और उनकी वालदा के लिए काफी मुश्किलात पैदा कर दी थीं। लेकिन मेरी तरह प्लीज कंफ्यूज ना हो, उनका मिस्र वाली क्लियोपेट्रा से कोई भी ताल्लुक नहीं था। चूंकि सिकंदर आजम की वालदा का ताल्लुक मखदूनिया से नहीं था, इसलिए दोनों माँ बेटे को गालिबन ये एहसास था कि वो मुकम्मल तौर पर मखदूनिया का खून नहीं है। ये हकीकत सियासी तौर पर भी नुकसानदेह थी। फिलिप दोएम की नई बीवी क्लियोपेट्रा नई मलिका बन सकती थीं और उन नाराज उमरा के लिए मददगार साबित हो सकती थीं जो फिलिप के बाद बादशाह बनने की दौड़ में शामिल होते। इस वजह से क्लियोपेट्रा सिकंदर आजम के बादशाह बनने की राह में एक रुकावट बन सकती थी। ये एक सियासी हकीकत थी कि मुकम्मल तौर पर मखदूनिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक नए मर्द जानशीन उम्मीदवार के सामने आते ही सिकंदर के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थीं। मौरखीन के मुताबिक सिकंदर आजम ने 6 माह के लिए खुद साख्ता जिलावतनी इख्तियार कर ली और उनकी वालदा भी कुछ महीनों के लिए दरबार से दूर हो गईं।
कुछ अरसे बाद बाप और बेटे के दरमियान तलखी तो कम हो गई और सिकंदर आजम वापस आ गए, लेकिन ताल्लुकात में आने वाली सर्द महरी सिकंदर के जानशीन बनने की राह में रुकावट बन चुकी थी। ऐसे में क्या होता है? ऐसे में एक ऐसा वाकया पेश आता है जिसने सिकंदर आजम को तख्त की जानिब गामजन कर दिया। हुआ ये कि सिकंदर की सौतेली बहन यानी क्लियोपेत्रा की बेटी की शादी में बादशाह फिलिप दोम को एक मुहाफिज ने कत्ल कर दिया। इस मुहाफिज को भी फरार होने की कोशिश के दौरान हलाक कर दिया गया, इसलिए ये मालूम नहीं हो सका कि इस कत्ल के मुहर्रिकात क्या थे। लेकिन ख्याल किया जाता है कि इस कत्ल में सिकंदर और उनकी वालदा का हाथ हो सकता था। सिकंदर आजम का हाथ इस कत्ल के बाद रुका नहीं। अपने एक सौतेले भाई फिलिप अरेडियस के सिवा उन्होंने एक एक करके अपने तमाम भाइयों और रिश्तेदार भाइयों समेत ऐसे तमाम अफराद को कत्ल कर दिया जो उनके इख्तिदार के रास्ते में रुकावट बन सकते थे। इनमें से कुछ तो बहुत ही जालिमाना अंदाज से मौत के घाट उतारा गया। बिलाखिर सिकंदर आजम तख्त नशीन हुए और अब उनकी निगाहें सल्तनत फारिस की जानिब थीं। सल्तनत फारिस ने 200 साल से ज्यादा अरसे तक बुहीरे रोम से मुंसलिक इलाकों पर हुकूमत की। ये सल्तनत तारीख की असल और इब्तिदाई सुपर पावरों में से एक थी, जिसकी सरहदें इंडिया से लेकर मिस्र और शुमाली यूनान की सरहदों को छूती थीं। इस अजीम सल्तनत का ज़वाल सिकंदर आजम के हाथों हुआ। उनकी निस्बतन एक छोटी मगर मौसर फौज के हाथों सल्तनत फारिस के बादशाह की शिकस्त को तारीख के एक अहम मोड़ के तौर पर देखा जाता है। इस जंग के नतीजे में ज़माने कदीम की एक सुपर पावर जमीन बोस हुई और एक नई और वसी सल्तनत के जरिए यूनानी सकाफत और तहजीब का फैलाव हुआ। मौरखीन लिखते हैं कि सिकंदर आजम की फतूहात का सेहरा उनके वालिद के सर भी जाता है, जिन्होंने अपने पीछे एक बेहतरीन फौज छोड़ी थी जिसकी क़यादत बहुत तजुर्बाकार और वफादार जर्नलों के हाथ में थी। ताहम एक जीरक और माहिर दुश्मन को उसी के इलाके में जाकर शिकस्त देना खुद सिकंदर आजम की एक कायद की हैसियत से जहानत और जंगी हिकमत अमली की महारत का कमाल था। अच्छा, मख्दूनिया हमेशा से एक जंगी कुव्वत नहीं था। यूनान में एथेंस, स्पार्टा और थेबीज की रियासतें तारीखी तौर पर ताकत का सरचश्मा थीं। इन रियासतों के रहनुमा मख्दूनिया के लोगों को वहशी या बारबेरियन कहते थे। सिकंदर आजम के वालिद फिलिप दोम ने तन्हा मख्दूनिया की फौज को एक ऐसी मौसर फौज बना दिया जिसका खौफ उस कदीम दुनिया में दूर दूर तक फैल गया। फिलिप ने मख्दूनिया के पूरे मुआशरे को एक पेशावर फौज के साथ दोबारा मुनज़्ज़म किया। आला दर्जे के प्यादे, घुड़सवार दस्ते, नेज़ेबाज और तीरंदाज इस फौज का हिस्सा थे। फिलिप के मरने के बाद सिकंदर को यही फौज विरसे में मिली। सिकंदर आजम हमेशा से एक ज़हीन हिकमत अमली साज थे। वो जानते थे कि यूनान पर खौफ और ताकत से हुक्मरानी नहीं की जा सकती। उन्होंने एक सदी कबल सल्तनत फारिस की जानिब से यूनान पर हमले के वाक़े को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया और फारिस पर अपने हमले का जवाब हुब्बुल वतनी से जोड़कर पेश किया। यानी सिकंदर आजम ने एक प्रोपेगेंडा मुहिम का आगाज किया कि मख्दूनिया के लोग पूरे यूनान की तरफ से फारिस पर हमला कर रहे हैं। हालांकि सल्तनत फारिस और यूनान के दरमियान एक सदी कबल होने वाली जंग में मख्दूनिया शामिल ही नहीं था। सन 334 कबल मसीह में सिकंदर की फौज सल्तनत फारिस में दाखिल हुई। सिकंदर आजम की 50,000 की फौज को उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी और तरबियत याफ्ता फौज का सामना था। एक अंदाजे के मुताबिक बादशाह दारियुश सोएम के मातहत फौज की तादाद 25 लाख थी, जो पूरी सल्तनत में फैली हुई थी। इस फौज का दिल समझे जाने वाले दस्ते को लाफानी दस्ता कहा जाता था। ये एक इलीट रेजिमेंट थी जिसकी तादाद 10,000 से कम नहीं होने दी जाती थी। जंग के दौरान इस दस्ते का जब एक सिपाही हलाक होता तो दूसरा उसकी जगह ले लेता और कुल तादाद पूरी रहती थी। लेकिन इस जबरदस्त फौजी कुव्वत के बावजूद सल्तनत फारिस सिकंदर आजम की इंतहाई मौसर और ज़हीन हिकमत अमली के हाथों शिकस्त से दोचार हुई। मौरखीन के मुताबिक सल्तनत फारिस की शिकस्त की एक वजह यह भी थी कि वो पहले ही ज़वाल का शिकार हो चुकी थी और 5वीं सदी कबल मसीह में यूनान में पे दर पे शिकस्तों के बाद से उसका फैलाव रुक चुका था। सन 324 कबल मसीह में सिकंदर आजम फारिस के शहर सोसा पहुंचे। वो फारिस और मख्दूनिया के लोगों को मुत्तहिद और एक ऐसी नस्ल पैदा करना चाहते थे जो सिर्फ उनकी वफादार हो। सिकंदर ने अपने कई जर्नैलों और अहलकारों को हुक्म दिया कि वो फारिस की शहजादियों से शादियां करें।
इस मौके पर इज्तिमाई शादियों की एक तकरीब करवाई गई। सिकंदर आजम ने खुद अपने लिए भी मजीद 2 बीवियों का इंतखाब किया। सिकंदर आजम का इख्तिदार में आना, जबरदस्त फतूहात हासिल करना और फिर जवाल, ये सब एक बहुत ही मुख्तसर अरसे में हुआ। सिकंदर आजम की फतूहात और शख्सियत के सहर की वजह से कदीम यूनानी उन्हें एक आम इंसान नहीं बल्कि देवता समझने लगे थे, जबकि खुद सिकंदर आजम को भी यकीन हो गया था कि वो देवता ही हैं। सल्तनत फारिस पर अपना कब्जा मुकम्मल करने के बाद उनकी फौज ने मशरिक की तरफ पेशकदमी शुरू की और इंडिया तक जा पहुंची। इसके बाद सिकंदर आजम ने मखदूनिया वापसी का सफर शुरू किया, लेकिन वतन वापसी उनकी किस्मत में नहीं थी। सन 323 कब्ल मसीह में 32 बरस की उम्र में अपने वापसी के सफर में बाबलो नेनवा, जो मौजूदा इराक में है, उसके इलाके में पहुंचने के बाद अचानक एक पुरस्रार बीमारी उनकी मौत का सबब बन गई। बाज़ मौरिखीन के ख्याल में मौत की वजह उनके जख्मों में होने वाला इन्फेक्शन था और बाज़ के ख्याल में वो मलेरिया की वजह से हलाक हुए। सल्तनत फारिस को फतह करने के बाद आखिर सिकंदर आजम को इंडिया जाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? सिकंदर ये बताना चाहते थे कि उनकी सल्तनत की सरहदें वहां तक जा पहुंची हैं जहां तक उनके वालिद फिलिप दोयम नहीं जा सके थे। सिकंदर आजम की पे दर पे फतूहात ने उन्हें ये एतमाद दे दिया था कि वो जहां तक कोशिश करें जा सकते हैं। तो अपनी जिंदगी के इस मरहले में क्या सिकंदर आजम जमीनी हकायक से दूर हो गए थे? सिकंदर की मुसलसल फौजी मुहिम्मात के खत्म होने और वापस लौटने की 3 बड़ी वजूहात थीं। अपनी फौज के अंदर से मुखालफत, सामान रसद की सप्लाई में मुश्किलात और इलाके की सख्तियां और मौसम। बाज़ मौरिखीन के ख्याल में सिकंदर का अगला हदफ खित्ते अरब था, लेकिन वक्त और हालात ने मोहलत नहीं दी।